हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है हमारी पॉलिटी की एमसीक्यू सीरीज की क्लास नंबर 7 और टॉपिक नंबर 5 संविधान के अनुच्छेद। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए 356, ऑप्शन बी 395, ऑप्शन सी 404 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 1 से 4 तक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 1 से 4 तक। संविधान के भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन है संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित किया गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। भारत राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद नंबर 2, इसमें बताया गया है कि संसद विधि द्वारा भारतीय संघ में नए राज्य का प्रवेश या स्थापना कर सकती है। संसद विधि द्वारा भारतीय संघ में नए राज्य का प्रवेश या स्थापना कर सकती है, यानी कि कोई भी फॉरेन टेरिटरी है उसको भारतीय संघ में मिलाया जा सकता है। इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 2 में है। उसके बाद है अनुच्छेद 3, इसमें भारतीय संघ के अंदर ही नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमा और नामों में परिवर्तन करने का प्रावधान है। यानी कि जो राज्य क्षेत्र भारत के सीमा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं उनकी सीमाओं में बदलाव करना, उनके नाम में बदलाव करना, इस सब का वर्णन अनुच्छेद 3 में है। अनुच्छेद 2 में है किसी फॉरेन टेरिटरी को इंडिया में मिलाना, लेकिन अनुच्छेद 3 के अंदर है जो टेरिटरी इंडिया के अंदर है उन्हीं के नामों में परिवर्तन करना या सीमाओं में परिवर्तन करना, इसका वर्णन अनुच्छेद 3 में है। और बाहरी क्षेत्र को इंडिया में मिलाना, इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 2 में है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 5 में बताया गया है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता का वर्णन है।
से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता, भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता, व्यक्तियों की नागरिकता। अनुच्छेद 6 में इसका वर्णन है। अनुच्छेद 7 में है भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। अनुच्छेद 7 भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता, व्यक्तियों की नागरिकता। अनुच्छेद 8 में, अनुच्छेद 8 है भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता, के व्यक्तियों की नागरिकता। अनुच्छेद 9 में है विदेश की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता, विदेश की नागरिकता अर्जित करने वालों की। अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से विदेश की नागरिकता अर्जित कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। उसके बाद अनुच्छेद 10 है। अनुच्छेद 10 में है नागरिकों के अधिकारों का बना रहना, नागरिकों के अधिकारों का बना रहना, अधिकारों का बना रहना। उसके बाद है अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 यह संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 11 यह संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति देता है। बनाने की शक्ति देता है। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्न में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है संविधान में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 16 में नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए संविधान के अनुच्छेद 16 में वर्णन है। उसके बाद है भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसे आचरण का निषेध करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 17। इसमें अस्पृश्यता का अंत का वर्णन अनुच्छेद 17 में दिया गया है। उसके बाद है अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत।
राज्य की ओर से कोई भी उपाधि नहीं प्रदान की जाएगी। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 15 में है। राज्य धर्म, जाति, लिंग, आयु, निवास स्थान आदि के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 के अनुसार राज्य धर्म, जाति, लिंग, आयु, वर्ण आदि के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। भेदभाव नहीं करेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन के बारे में वर्णन दिया गया है। उसके बाद है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अनुच्छेद 55 में बताया गया कि राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बताया गया। राष्ट्रपति के चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में वर्णन अनुच्छेद 55 में है। उसके बाद है अनुच्छेद 54, इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल की व्यवस्था अनुच्छेद 54 में की गई है। और अनुच्छेद 52 में कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इसका वर्णन अनुच्छेद 52 में है। अनुच्छेद 54 में है राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित निर्वाचक मंडल की स्थापना। अनुच्छेद 55 में है राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में वर्णन की राष्ट्रपति का चुनाव समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होते हैं। और पुनः निर्वाचन की योग्यताओं के बारे में वर्णन अनुच्छेद 57 में दिया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 के तहत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। उसके बाद है अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में अपराधों के दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण का वर्णन किया गया है। अपराधों के दोष सिद्ध होने, दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण के बारे में वर्णन अनुच्छेद 20 में है। अनुच्छेद 20 सब क्लोज 1 में कहा गया है कि अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी, न कि पहले और बाद की कानून के अनुसार। कि अपराध करते समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी, उसी के तहत सजा मिलेगी, न कि पहले और बाद के कानून के अनुसार, न कि पहले और बाद के कानून के अनुसार। उसके बाद है अनुच्छेद 20 सब क्लोज 2 में बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए केवल एक बार सजा मिलेगी। एक अपराध के लिए एक बार सजा। और
अनुच्छेद 20 के सब क्लोज 3 में बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को न्यायालय में स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। स्वयं के विरुद्ध गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। बाध्य नहीं किया जा सकता। किया जा सकता। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। दैहिक स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी में संरक्षण। अनुच्छेद 22 के सब क्लोज 1 के अनुसार गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तार करने का कारण बताना होगा कि उसे क्यों गिरफ्तार किया गया है। कारण बताना होगा गिरफ्तार करने का। कारण बताना होगा। अनुच्छेद 22 सब क्लोज 2 में बताया गया कि उसे वकील से परामर्श करने का अधिकार प्राप्त। वकील से परामर्श लेने का अधिकार। और अनुच्छेद 22 सब क्लोज 3 में है 24 घंटे में न्यायालय में पेश करना। उसे 24 घंटे में न्यायालय में पेश करना होगा। 24 घंटे में न्यायालय में पेश। यात्रा व अवकाश का समय शामिल नहीं होगा इसमें। यात्रा व अवकाश में लगे समय को हटाकर। यात्रा व अवकाश के समय को हटाकर उसे 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश करना होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन दिया गया है या प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 19 सब क्लोज 1 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 24 यानी कि ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 19 सब क्लोज 1 में है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सब क्लोज ए में। 19 सब क्लोज बी में है शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने की स्वतंत्रता। नाइनटीन सब क्लोज बी में है शांतिपूर्वक बिना हथियारों के इकट्ठा होने की स्वतंत्रता। सब क्लोज सी 19 सब क्लोज सी में है संघ बनाने की स्वतंत्रता। संघ बनाने की स्वतंत्रता।
अनुच्छेद 19 सब क्लोज डी में है, देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। किसी भी क्षेत्र में आवागमन यानी कि आने जाने की स्वतंत्रता, आवागमन की स्वतंत्रता। सब क्लोज ई, देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता, निवास और बसने की स्वतंत्रता, की स्वतंत्रता। उसके बाद है अनुच्छेद 19 सब क्लोज जी, इसमें कोई भी व्यापार या आजीविका करने की स्वतंत्रता। कोई भी व्यापार या आजीविका करने की स्वतंत्रता, करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 23 में दिया गया है मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध, का प्रतिषेध। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 29 में। अल्पसंख्यक, कोई भी अल्पसंख्यक अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति की को सुरक्षित रख सकता है। भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 32 के अनुसार। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के संरक्षण हेतु 5 प्रकार के रिटें जारी करता है। 5 प्रकार की रिट जारी करता है। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसे इंग्लिश में हैबियस कॉर्पस कहा जाता है। हैबियस, HABUS कॉर्पस, यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण में बंदी बनाए गए व्यक्ति को 24 घंटे में न्यायालय में बंदी बनाए गए कारणों की समीक्षा करना होता है। दूसरी रीट है परमादेश। परमादेश यानी मैंडेमस, जिसे इंग्लिश में मैंडेमस कहते हैं। मैंडेमस, इसमें अगर किसी सार्वजनिक पदाधिकारी द्वारा गलत आदेश दिया जाता है तो उसके कारणों की समीक्षा न्यायालय करता है। सार्वजनिक पदाधिकारी द्वारा गलत निर्देश, गलत आदेश दिया जाता है तो उसके कारणों की समीक्षा न्यायालय करता है। तीसरी रिट है प्रतिषेध लेख, जिसे इंग्लिश में प्रोहिबिशन कहा जाता है। प्रतिषेध लेख, प्रतिषेध लेख यानी कि प्रोहिबिशन।
सर्वोच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों को सीमा से बाहर जाकर कार्य करने के लिए मना कर सकता है। प्रतिषेध लेख के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय अपने अधीन न्यायालयों को सीमा से बाहर जाकर कार्य करने के लिए मना करता है। चौथी रीट है उत्प्रेषण, जिसे इंग्लिश में सेरिटोरियरी कहा जाता है। सेरिटोरियरी। इसके अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालयों को यह निर्देश दिया जाता है कि वे अपने पास लंबित मुकदमों को न्याय निर्णय के लिए वरिष्ठ न्यायालय में भेज दें। पांचवी रीट है अधिकार परीक्षा लेख। पांचवी है अधिकार परीक्षा लेख। इसके तहत अगर कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करता है जिसका उसे कोई वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है, तो न्यायालय अधिकार परीक्षा लेख के द्वारा उस व्यक्ति से यह पूछता है कि वह किस अधिकार से यह कार्य कर रहा है, और जब तक वह इसका कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे देता, वह इस कार्य को नहीं कर सकता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में वर्णन किया गया है। इनकी अवधारणा आयरलैंड से ली गई है। इनका वर्णन संविधान के भाग 4 में है। ये वाद या न्याय योग्य नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 39 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 40। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 51A। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 51 सब क्लोज ए में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारियों द्वारा करेगा। इसका वर्णन संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 53 में इसका वर्णन है। अनुच्छेद 52 में है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति के बारे में प्रावधान, भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 51 नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि के बारे में वर्णन है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में अभिवृद्धि के बारे में वर्णन है।
अनुच्छेद 53 में है भारतीय संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती हैं। इसका वर्णन अनुच्छेद 53 में, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी है। अनुच्छेद 54 में है राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल की व्यवस्था के बारे में वर्णन। निर्वाचक मंडल के बारे में वर्णन अनुच्छेद 54 में है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुच्छेद 61 के द्वारा भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। और संसद के किसी भी सदन द्वारा महाभियोग चलाया जा सकता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लग सकता है, परंतु इसके लिए राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचना देनी होगी। 14 दिन पहले, जिस सदन ने महाभियोग की प्रक्रिया चालू की है उस सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। उसके बाद है जिस सदन ने भी राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की है उसके 2/3 सदस्यों द्वारा पारित होने पर प्रस्ताव दूसरे सदन में जाता है, और यदि वहां से भी 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास हो जाता है तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया पूरी जाती है और राष्ट्रपति को उसी दिन से अपना पद त्यागना पड़ता है। अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति के बारे में वर्णन दिया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। संविधान के अनुच्छेद 63 में राष्ट्रपति के पद से संबंधित प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी, भारत के महान्यायवादी। अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती हैं। उसके बाद है उपराष्ट्रपति पद से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अनुच्छेद 75 के सब क्लोज 3 में ही इस चीज का वर्णन। उसके बाद है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्री परिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करेगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 75। अगला क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 76, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद संसद के दोनों अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 85, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 85 सब क्लॉज 2 के अंतर्गत। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान है?
तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 108। यदि किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में असहमति हो जाए तो उसे सुलझाने के लिए राष्ट्रपति ने दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। साधारण विधेयक पर असहमति उत्पन्न हो जाए यदि दोनों सदनों में साधारण विधेयक पर कोई असहमति उत्पन्न हो जाए तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के अनुसार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। उसके बाद है संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक यानी मनी बिल की परिभाषा दी गई है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है। अनुच्छेद 112 सब क्लोज 29, अनुच्छेद 140 सब क्लोज 3, अनुच्छेद 148 सब क्लोज 6 या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ये सभी भारत के संचित कोष से संबंधित अनुच्छेद हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू।